आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 235 मिलियन लोग दमा के शिकार हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है और हवा फेफड़ों तक सही से नहीं पहुंच पाती। वैसे तो अस्थमा बचपन से ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल न रखें तो ये बीमारी आपको बाद में भी अपना शिकार बना सकती है। आज जानिए कि सांस लेने की परेशानियों और अस्थमा की दिक्कत की जड़ आखिर होती कहाँ है। साथ ही बात करेंगे एयर पोल्यूशन की और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेस्पिरेटरी फिजिशियन डॉक्टर शमीम अख्तर। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 012066938849 और 9205287347। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अस्थमा से, एयर पोल्यूशन से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शमीम, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे अस्थमा की और एयर पोल्यूशन की, तो हम सभी जानते हैं जो अस्थमा है वो कहीं ना कहीं एलर्जी से इफेक्टेड है, एलर्जी की वजह से होता है। तो अस्थमा को जानने से पहले हमें एलर्जी को जानना होगा कि एलर्जी क्या है, कैसे होती है, कैसे इफेक्ट करती है। जी हाँ, बहुत बेसिक सवाल आपने पूछा है जी। और इन जनरल ज़्यादातर लोगों को यही मालूम है कि अस्थमा एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम उसकी पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक इसका इलाज सही तरीके से मुमकिन नहीं है। तो एलर्जी क्या है, इसके इस मौजू पे पहले हम थोड़ी सी बात गुफ्तगू कर लेते हैं। जी। कोई भी हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, हवा के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अगर हम इनहेल करें, जब हम सांस के रास्ते से, वो जब हमारी नाक के अंदर से होते हुए हमारे गले तक या हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं तो वो एक रिएक्शन कॉज करते हैं। वो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि आपको एक बार छींक आ गई या एक बार खांसी आ गई तो कुदरतन हमारे डिफेंस सिस्टम ऐसे बने हुए हैं खुदा की तरफ से कि वो उसको रिजेक्ट कर देता है और वो धूल या मिट्टी या गर्द जो भी हमने इनहेल किया है नाक के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों की सांस की नली इस तरह की होती है जिसको हम हाइपर सेंसिटिव एयरवे बोलते हैं या एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, कि अगर उनके नाक में वो धूल चली जाती है तो उनका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो कुछ इस तरह के सेल्स पैदा करता है बॉडी में कि वो उसको रिएक्शन होता है और उसको वो खांसी और छींक और जो भी उसके असरात हैं वो बार बार आने लग जाते हैं और उस मरीज को तब हम कहते हैं कि इसको एलर्जी हो गई है। एलर्जन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जिक्र किया मैंने, एयर के अंदर बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे हमने आजकल बहुत सुना है कि एयर पोल्यूशन। तो इस तरीके से एयर के अंदर बहुत सारी चीजें, नॉर्मली तो उमूमन एयर में ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होता है, जो 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। उसके अलावा बहुत से पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, बहुत सी और गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये सारी जो गैसेस हैं ज़्यादातर वो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके एग्जॉस्ट से निकलती हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से निकलती हैं, तो ये भी एलर्जन का काम कर सकती हैं। ये हुई आउटडोर एलर्जन की बात। बहुत सारे लोग नहीं समझते कि मेजर कंपोजिशन जो एलर्जन का है वो हमारे घरों के अंदर है। जी डॉक्टर शमीम, जैसे आपने बताया कि आउटडोर कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, हम बात करेंगे इंडोर पोल्यूटेंट्स की, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं कर्नाटका से, इकरामुद्दीन साहब। हेलो। हेलो। हेलो मैडम। जी देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं, क्या सवाल है? हाँ इकरामुद्दीन साहब, सवाल बताएं।
हमारे वालिदा की तबीयत 1 साल से खराब है, और क्या है, उनको जब भी खांसी आती तो उसमें क्या है, कफ, बलगम नहीं आता बल्कि कफ आता है। जी जी, ठीक है, इनके कफ आता है। जी हाँ, इकरामुद्दीन साहब, आपने सवाल किया कि आपकी वालिदा को 1 साल से खांसी है और उसमें कफ आता है। तो देखिए, ये ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और चूंकि उनका सांस नहीं फूलता और उनको वीजिंग नहीं होती, और आगे की चीजें आपने नहीं बताई, सिर्फ एक ही सिम्टम आपने बताया है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि अस्थमा के लिए खांसी के साथ साथ सांस का फूलना भी होना चाहिए, और उसके साथ एलर्जी के कुछ सिम्टम्स जैसे नज़ला, जुकाम बार बार होना, गला खराब होना, ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं। तो अगर उनको सिर्फ खांसी आती है और बलगम आता है और मौसम के हिसाब से होता है, तो ये ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनको ब्रोंकाइटिस है, और ब्रोंकाइटिस के लिए उनको कुछ घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, और बाकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अपना एक्सरे करा सकते हैं, उससे जानकारी मिल जाएगी, और उसके हिसाब से फिर उसके मुताबिक उनका इलाज हो सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं, अनिल सक्सेना। हेलो 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 जी, अनिल जी बताएं क्या सवाल है। हाँ, मेरे को ना, मैं बहुत हैवी स्मोकर हूँ पहले, पिछले 40 सालों से। जी, तो मेरे को जाड़ों में राइट हैंड पर सोने में ना हवा सी निकलती है, मेरे फेफड़ों में से खांसी होती है बहुत, बहुत जो है दमा टाइप का सोया था, सांस फूलने लगता है। सांस फूलने लगती है। जी, सक्सेना साहब, आपकी उम्र कितनी है? हमारे 54 साल 50 इयर्स प्लस है ना, और आप काफी हैवी स्मोकर हैं। तो सक्सेना साहब, आपको ऐसा मालूम होता है कि सीओपीडी की बीमारी है, जो एक तरह का अस्थमा होता है जो स्मोकर्स में होता है। इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। इसमें ज्यादातर करके जो लोअर एयरवेज है हमारे, जो सांस की बारीक नलियां होती हैं, सांस की नलियां 2 तरह की होती हैं, लार्ज एयरवेज और स्मॉल एयरवेज। तो जो बारीक नलियां होती हैं, जो 2 मिलीमीटर से छोटी होती हैं, जो जिसको हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या एल्वियोलाई भी कह सकते हैं, वहां पे आपके सूजन आ गई है। इसके लिए आपको एक स्पाइरोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा, और उससे हमें मालूम पड़ेगा कि कितनी प्रॉब्लम है आपको, सीवियरिटी कितनी है। उसके हिसाब से आपको इन्हेलर, जो कि आजकल रिकमेंडेड है, इन्हेलर थेरेपी, जिसमें कुछ इन्हेलर्स आते हैं टायोट्रोपियम करके और सैल्मेट्रॉल फ्लूटिकासोन करके, इस तरह से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी देखिए सक्सेना साहब, ये है कि आपको स्मोकिंग जितनी जल्दी हो सके उसको बंद करना पड़ेगा, और स्मोकिंग के लिए स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, और उसके बाद उस प्रोग्राम के बारे में फार्माकोथेरेपी, दवाइयों से भी इलाज होता है, साइकोथेरेपी भी होती है, और उसके साथ सीओपीडी कंट्रोल करने के लिए इन्हेलर थेरेपी भी होती है। जी, जैसे हम एस्थमा की बात कर रहे हैं, तो एस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे समझें, क्या सिम्टम्स हैं उसके? जी हाँ, एस्थमा का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो सांस का फूलना है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में ब्रेथलेसनेस कहते हैं। अच्छा। ब्रीदिंग डिफिकल्टी या ब्रेथलेसनेस। जी। अब इसकी कई सीवियरिटी या ग्रेड्स हो सकती हैं। किसी को ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा काम करने के बाद या सीढ़ी चढ़ने के बाद हो सकता है, किसी को ब्रेथलेसनेस मॉडरेट एक्टिविटी जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हो सकता है, किसी को बैठे बैठे भी हो सकता है, और किसी को लेटे लेटे भी हो सकता है। तो अगर किसी को भी सांस की परेशानी है, और ख़ास तौर से अगर उसको ये परेशानी एलर्जी की सिम्टम्स के साथ आ रही है, जैसे नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब है, और अगर कोई ट्रिगर मौजूद है, जैसे परफ्यूम लगाने के बाद हो गया, या धूल मिट्टी के बाद हो गया, ठंडा खाने के बाद हो गया, तो ये ज़्यादा इस बात को स्पेसिफाई करता है कि एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और बार बार आते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एस्थमा भी 2 तरह का हो सकता है, एक सीजनल और एक पेरिनियल। अच्छा। कुछ लोगों को जिनको पोलन से एलर्जी होती है, जो आपको पता है कि जो फूल खिलते हैं, तो उसका जो पोलन होता है, बुर जो होता है, उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। तो जिनको पोलन एलर्जी होती है, उमूमन उनको सीजनल प्रॉब्लम होती है कि उस मौसम में, जब स्प्रिंग सीजन में जब फूल खिलते हैं, तब उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और कुछ लोगों को पेरिनियल एलर्जी होती है, जो कि पूरे साल हो सकती है। तो उमूमन उनको प्रॉब्लम पूरे साल रह सकती है। और इसके पेरिनियल एलर्जी के जो ज्यादातर रीजंस हैं वो इंडोर एलर्जेंस हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
एक कॉलर हमारे साथ है मुंबई से, अलाउद्दीन अंसारी। हेलो हेलो हेलो, अलाउद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? नाम है देखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की देखिए, आवाज बंद मुझे करीब करिए। आ रही है आपकी आवाज। देखिए, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। देखिए, मुझे करीब देखिए अलाउद्दीन साहब, आप हमें दोबारा कॉल मिला सकते हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, टेलीविजन की आवाज बंद करिए। आ रही है आवाज? जी हाँ जी, कम किया जी। जी, अब सवाल पूछिए। अलाउद्दीन साहब, आप हमें दोबारा से कॉल मिला सकते हैं। डॉक्टर शमीम, जैसे हम बात कर रहे हैं एस्थमा की, तो आपने बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन अगर किसी को एस्थमा का अटैक हो जाता है अचानक, तो उसको मतलब उस वक्त क्या होता है, कैसा महसूस होता है? कोई दूसरा उसके साथ है तो उसे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को जो है एस्थमा का अटैक हो गया है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एस्थमा डेथ्स होती है, मोर्टेलिटी, वैसे तो एस्थमा एक आम बीमारी है जिसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एस्थमा एक्सेसरबेशन, जिसको हम अटैक लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, वो बहुत सबसे कॉमन रीजन है डेथ का, एस्थमा डेथ का। जी। और ये प्रिवेंटेबल डेथ है, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट लाइक अ कैंसर, ये कैंसर की तरह नहीं है कि जिसमें इलाज मुमकिन नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी मरीज को पहले से एस्थमा है और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंदर ऑक्सीजन या एयर अंदर जा नहीं रही है और सीना बिल्कुल जाम हो गया है, और स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं या नीले पड़ रहे हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि ये अलामत एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा की है। और साथ में जो मरीज है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब कि जो उसकी सांस, ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत है, लंग्स का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो उनकी खत्म हो गई है या ना के बराबर रह गई है। इस वजह से उनका जो शरीर है या उनका जो बदन है, उंगलियां हैं, चेहरा है, वो नीला पड़ रहा है या सफेद पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे कि बिल्कुल शरीर नीला पड़ रहा है और सांस बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि उसको अटैक हुआ है अस्थमा का। और उसके साथ साथ पेशेंट बोलना, बिल्कुल सेंटेंस भी नहीं बोल पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पर्सन विल हार्डली एबल टू स्पीक अ सेंटेंस, एक अपनी कंप्लीट सेंटेंस में बात भी नहीं कह पाएगा। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है और मरीज को पहले से अस्थमा है, तो आप ये समझ लें कि उसको अटैक हो रहा है, एक्सेसरबेशन हो रहा है, और तुरंत उसको घर में नेबुलाइजर थेरेपी, जिसमें सैल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम दवाई आती है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज की, सिप्ला कंपनी की और भी डिफरेंट कंपनीज की आती हैं। आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। घर में एक नेबुलाइजर हमेशा रखें और उसको तुरंत नेबुलाइज करें। 2 से 3 मरतबा उसको 10-10, 15-15 मिनट पे नेबुलाइज करें। जो दवाई कहलाती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो हमारी जो सांस लेने की मांसपेशियां हैं, जो स्मूथ मसल्स जिसको बोलते हैं, एयरवे स्मूथ मसल्स, उसको डायलेट कर देती हैं, मतलब फैला देती हैं। बात करेंगे, इससे जुड़ी हुई एक कॉलर हमारे साथ कर्नाटका से जुड़ गए हैं, अब्दुल बासित। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मुझे तकरीबन 1-2 साल से है जी, आंखों में जलन होती है और दवाखाने में दिखाया है मैंने, तो कहा है कि अस्थमा हो गया है। जी, क्या आंखों की जलन का ज्यादा मैं एक्सरसाइज करता हूँ या खेलता हूँ तो सांस फूलने लगती है मेरी जी, और हल्का हल्का बुखार रहता है मुझे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है अब्दुल बासित साहब ने कि आंखों में जलन रहती है और इनको जब ये खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो इनका सांस फूलता है। आंखों में जलन का डायरेक्टली एस्थमा से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक इरिटेंट, कोई एलर्जन ऐसा है इनके घर के आसपास। ये कर्नाटका से शायद फोन कर रहे हैं उमूमन, तो गालिबन, तो वहां पे कोई इनके घर में कोई देखे, कोई पेड़ पौधा हो ऐसा जिससे कुछ ऐसा पोलन निकलता हो जिससे इनको एलर्जी हो रही हो, या वहां की धूल में या वहां के एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा एलर्जन हो जिससे इनको आंख में इचिंग या जलन महसूस हो रही हो, तो ये एलर्जी का सिम्टम है।
ये एक इरिटेशन, एलर्जी के सिम्टम्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इरिटेंट सिम्टम्स, इरिटेटिंग सिम्टम्स, और एक एस्थमेटिक सिम्टम्स। तो ये एक इरिटेंट सिम्टम है, तो उसके लिए आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एंटी एलर्जिक, जिसको हम एंटी हिस्टामिनिक दवा बोलते हैं, सेट्रिजिन या लेवोसेट्रिजिन यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो इनका दूसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा अहम है कि जब ये खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो इनका सांस फूल जाता है। इसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा कहते हैं या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जिन लोगों को भी ये परेशानी है उनको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज करना बंद नहीं करना है। यही एक ट्रिगर है एस्थमा का या एलर्जी का, जिसको अवॉइड नहीं करना है। बाकी सारे ट्रिगर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना है। बस आपको करना यह है कि एक्सरसाइज या खेलने से पहले आप एक इनहेलर आता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एस्थलिन का या लेवोलिन का, उसके 2 पफ इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलें। बस ये देख लें कि जिस दिन आपके इलाके में पोल्यूशन की का लेवल बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, वो तो वार्निंग्स पेपर में आती रहती हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप पता कर सकते हैं, उस दिन बेशक आप बहुत ज्यादा रिगरस एक्टिविटी ना करें, बाकी दिन आप कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ मुंबई से है, फातिमा। हेलो जी फातिमा, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फातिमा, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे अचानक से 1 साल पहले खांसी हुई और खांसी के बाद मुझे लंग्स का बहुत प्रॉब्लम होने लगा। मतलब मेरी सांस रुकने लगी और मुझे बहुत ज्यादा एस्थमा का हल्का सा, मुझे ऐसा लगा कि शायद वही चीज है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ अभी सांस मेरी फूलने की, सीढ़ियाँ चढ़ो तो, और मुझे ऐसी तकलीफ रहने लगी है। मुझे सर्दी खांसी अक्सर हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि इससे बहुत बचो। और अभी आप बता रहे थे कि घर में एस्थमा के सिम्टम से, मतलब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, घर में किस तरह से एस्थमा का प्रॉब्लम होता है, वो भी आपकी बात कट गई, मुझे वो भी जानना है। जी बिल्कुल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जी जी हाँ, फातिमा बहन ने सवाल किया है कि इनको गालिबन कुछ दिनों से 1 साल से सांस का, जी हाँ, 1 साल से सांस फूलती है। जब ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो सांस ज़्यादा फूलती है और इनको खांसी भी रहती है और एलर्जी के भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं। और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने कहा है कि एस्थमा नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया है, वो एस्थमा के लिए स्पेशलाइज्ड है या नहीं है। एस्थमा के लिए आपको पहली बात तो ये है कि चेस्ट स्पेशलिस्ट को, जिनको हम आजकल पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको दिखाना चाहिए। और आपके सिम्टम से ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेट एस्थमा है। और अगला सवाल आपने किया है, उसके लिए आपका टेस्ट होगा जिसको हम पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उससे आपकी डायग्नोसिस बनेगी और आपको फिर इनहेलर्स ट्रीटमेंट के ऊपर स्टार्ट करेंगे। और किस तरह के इनहेलर लेने होते हैं वो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि घर के अंदर एलर्जन से कैसे बचना है, ये इंडोर एलर्जेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको डिटेल में अभी हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। आप टीवी अपना ऑन रखें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। जी डॉक्टर शमीम, हम आपसे और भी जानेंगे एस्थमा के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। डॉक्टर शमीम, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हैं, आसिफ हुसैन। हेलो हेलो हेलो, लगता है आसिफ साहब से हमारा राब्ता किसी वजह से नहीं हो पा रहा। जैसे आजकल डॉक्टर शमीम हम देखते हैं कि एस्थमा के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी क्या वजह है? क्या एयर पोल्यूशन भी इसकी एक वजह है? जी हाँ, गालिबन एयर पोल्यूशन एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जी इसका। और उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो हमारा अर्बन लाइफस्टाइल है। जैसे हम घरों में बहुत ज्यादा आजकल कारपेट्स यूज करते हैं, लिनन बेडिंग्स यूज करते हैं, उसके अंदर भी डस्ट माइट्स बहुत होते हैं। अच्छा, जी हाँ, और उन डस्ट माइट्स की वजह से भी पोल्यूशन, एस्थमा का इंसिडेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हम प्लांटेशंस करते हैं, बहुत ज्यादा घरों के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं और उससे फ्लावर्स भी निकलते हैं, तो उसके पोलन से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे अर्बन एरियाज़ में। और आपने देखा होगा कि बहुत से जंगली पेड़ होते हैं, जंगली घास, जैसे साइनोडोन डेक्टाइलन हो गया, बरमूडा ग्रास है, तो इस तरह की जो घास उग जाती हैं इधर उधर, उसकी वजह से भी जो पोलन निकलता है उससे भी बहुत ज़्यादा
एस्थमा के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। एयर पॉल्यूशन हालांकि बहुत अहम मुद्दा है और अहम वजह है एस्थमा बढ़ने की। उसके अलावा भी अर्बन लाइफस्टाइल और डिफॉरेस्टेशन और डस्ट माइट्स, कॉकरोचेस, बहुत सारी और चीजें, फंगल जैसे आप स्पोर्स। बता रहे थे कि घर के अंदर भी कई कारपेट्स तो आपने बता दिया, जी हाँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है। जी हाँ, जैसे हम घरों में इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं, अगरबत्ती या धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं। अच्छा। लोग घरों में प्रेयर्स या पूजा के दौरान बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और आजकल हम लोग पता है क्लोज्ड डोर हाउसेज में रहते हैं, एयर कंडीशनड हाउसेज में रहते हैं, तो जो अंदर की हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। विलेजेस के अंदर भी बायोमास फ्यूल जो यूज होता है और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, जिसको पराली जलाना बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो स्मॉग होता है वो उसकी वजह से भी काफी होता है और उससे भी एस्थमा और सीओपीडी का जो इंसिडेंस है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग और समझने की जरूरत है हमें इस चीज को कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा के रखना है और कैसे उसको संभालना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे डॉक्टर शमीम, जब भी एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि आप मास्क यूज करिए। तो ये जो मास्क है ये कितने लेयर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या ये वाकई हमें बचाता है एयर पोल्यूशन से? जी हाँ, बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल किया आपने। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मास्क कितने बेनिफिशियल हैं और हमने देखा है कि लोग वो मास्क लगा के जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, स्मॉग आता है, मास्क लगा के घूमना शुरू कर देते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो मास्क के बारे में मैं ये बता दूं कि देखिए 4 तरह के मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो जो नॉर्मल सिंगल लेयर्ड सर्जिकल मास्क होता है, जो देखा होगा आपने सर्जन्स वगैरह हॉस्पिटल में यूज करते हैं या डॉक्टर्स यूज करते हैं। एक ट्रिपल लेयर्ड मास्क होता है, एक कहलाता है N95 मास्क और एक N99 मास्क। अब इसको समझ लें कि इसका मतलब क्या है। N95 का मतलब होता है कि 95% ऑफ द PM2.5 पार्टिकल्स, जो PM2.5 है पार्टिकुलेट मैटर, जो मेन पॉल्यूटेंट है एयर में, जिससे सांस की बीमारियां या और दीगर बीमारियां, हार्ट की बीमारियां वो हो रही हैं, उसको वो फिल्टर कर देता है। और N99 जो है वो 99% इस तरह के जो पार्टिकल्स जो अंदर लंग्स के अंदर चले जाते हैं उनको वो फिल्टर कर देता है। तो जो N95 और N99 मास्क है, हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं और डिस्पोजेबल हैं, ये सबसे ज्यादा कारगर और बेनिफिशियल है। तो मेरी राय ये है कि अगर कोई हाई रिस्क है, जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या किसी को पहले से अस्थमा है और उसको जाना बहुत जरूरी है बाहर, तो वो जरूर इन मास्क का इस्तेमाल करे। लेकिन इसको भी समझना जरूरी है कि वो मास्क टाइट फिटिंग होना चाहिए। वो आपके नोज और फेस को अच्छी तरह से टाइट फिट कर ले, कवर कर ले। सिर्फ कवर ही ना करे, टाइटली फिट हो ताकि हवा उसके साइड से अंदर ना जा सके। जी डॉक्टर शमीम, हम और भी बातें करेंगे, अभी वक्त थोड़ा सा कम है। मैं चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जैसे मौसम बदलता है तो जो एस्थमा पेशेंट्स हैं वो किस तरह से अपना ख्याल रखें उस बदलते मौसम में? शॉर्ट में आंसर। जी हाँ, देखिए ये अच्छा सवाल है कि बदलते मौसम में अस्थमा के मरीज अपना ख्याल कैसे करें। एक तो अच्छी तरीके से, अगर ठंड का मौसम है तो अच्छी तरीके से अपने आप को कवर्ड रखें ताकि उसका इफेक्ट ना हो, और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें अगर आपको बाहर जाना है। अच्छी डाइट लें, अच्छे एडिक्वेट हाइड्रेशन, अपना पानी वगैरह अच्छे से पिएं और प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करें। और सबसे ज्यादा जो बड़ा ट्रिगर है अस्थमा का वो है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं बचें। डॉक्टर शमीम, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स का सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाजरीन, कल हमारे साथ हेलो परवाज में होंगी डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव, जिनसे आप मेंटल हेल्थ से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।